ये सब कुछ यूनुस को अच्छा लग रहा है, उन्हें सुहा रहा है। इसीलिए यूनुस ने मीडिया से कहा था कि हिंदुओं पर हमले कहां हुए, ये बताइए। इसी यूनुस ने भारतीय विदेशी सचिव के दौरे के बाद माना कि 88 हमले हुए, लेकिन यहां भी झूठ। भारत सरकार ने बताया कि बांग्लादेश में 2200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सवाल है कि क्या यूनुस बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार चाहते हैं? शेख हसीना से भी इनकी पुरानी खुन्नस है, क्योंकि 2011 में शेख हसीना ने घोटाले के आरोप के बाद इन्हें ग्रामीण बैंक से हटा दिया था। इन पर 174 केसेस उस वक्त दर्ज हुए थे। जनवरी 2024 में 6 महीने की जेल की सजा भी हुई और ठीक 7 महीने बाद हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। सबसे ज्यादा फायदा यूनुस को हुआ और यह अंतरिम सरकार के मुखिया बन बैठे। ध्यान से अगर इसको समझा जाए तो यूनुस शुरू से ही एक महत्वाकांक्षी शख्स रहे हैं। नागरिक शक्ति नाम से ये राजनीतिक पार्टी भी बनाना चाहते थे। उस समय तो मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब पूरा हो चुका है और जो बचा है उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। दरअसल यूनुस पर कट्टरपंथ का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि जमाते इस्लामी पर इन्होंने बैन हटा दिया, एबीटी के चीफ रहमानी को रिहा करा दिया, राष्ट्रपति भवन से मुजीब की फोटो हटा दी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर चुप रहते हैं, हिंदुओं पर नरसंहार होता रहा, लेकिन कट्टरपंथियों की कठपुतली होने के कारण ये कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर साफ शब्दों में कहें तो करना ही नहीं चाहते थे। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर ब्रिटेन के सांसद नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन यूनुस अशांत और हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लिए अपने हक में रिपोर्ट छपवाते रहते हैं। एक रिपोर्ट हमने भी तैयार की है मोहम्मद यूनुस को लेकर। इस रिपोर्ट पे आप देखिए कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं। तो जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिस तरह की हरकत मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे कुल मिलाकर अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझा जाए तो ये लाइन, यही मेरी डिबेट की लाइन रहेगी कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कट्टरपंथी सरकार, उन्हें वहां के कट्टरपंथियों को खुश करना है और इसके लिए सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक वहां पर रह रहे हैं, उन पर अत्याचार करो और कट्टरपंथी संगठन, जमाते इस्लामी जैसे संगठन जो है उनकी नज़र में चढ़ जाओ, अपनी कुर्सी को बचाए रखो और कट्टरपंथ की सरकार बांग्लादेश में चलाते रहो। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं सबको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करूंगा अपने इसी सवाल के साथ। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी इस वक्त हैं, सर आपका स्वागत है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं, आपका भी स्वागत है स्वामी जी। कर्नल JS सोढ़ी जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं, सर आपका भी स्वागत है। और इलियास शराफुद्दीन जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर गुजरता दिन नासूर की तरह वहां रह रहे मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए साबित हो रहा है, जो हिंदू हैं उनके लिए हर गुजरता दिन नासूर बनता जा रहा है।
और अभी तक मोहम्मद यूनुस के आचरण को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी सरकार को बैक करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको बढ़ावा दे रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम ये क्यों ना कहें कि यूनुस दरअसल कट्टरपंथी सरकार चाहते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है कट्टरपंथियों के नजरों में चढ़े रहना, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो वहां रह रहे हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर जुल्म करते रहो और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों की नजर में चढ़े रहो। रोहित, सबसे पहले नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपकी जो सवाल है, बिल्कुल आप सही मुद्दे पे आप उंगली लगाए हैं। एंड मैं सिर्फ जवाब में इतना ही कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है। 1971 की तरफ अगर ध्यान ले जाते हैं जी, जो भी कुछ हुआ है 1971 और 2024 के बीच में, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी जमायती की जो प्रेजेंस और उसकी जो एक्सपेंशन है, इसको हम इग्नोर करते आए हैं। जमायती एक केंद्र बिंदु होता है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिज्म का जो आइडियोलॉजी है, थियोलॉजी, इसको हम इग्नोर करते आए हैं, जो कि आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या मांग रहा है, यही मांग रहा है। उसका डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि शरिया लॉ को वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले कहां से? खैबर पख्तूनख्वा, उसका जो हॉटबेड है वहां, और उसके बाद फैलाव। धीरे धीरे ये पैरेलल सरकार, उनके 3 मुद्दे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। एक सरकार के खिलाफ जो गवर्नमेंट मशीनरी है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और अल्टीमेटली उनका एम क्या है कि शरिया लॉ को वहां पे किसी भी तरह एनफोर्स करे और इंप्लीमेंट करे। आज के दिन में बांग्लादेश में जो भी कुछ हमारे सामने पिछले 4 महीने से देखते आ रहे हैं, हम सिर्फ 4 महीने के लिए कॉग्निजेंट हो रहे हैं। पिछले कोई सालों से ये जो चलती आ रही थी, समहाउ मेरे रिसर्च और स्टडी में, एक स्टूडेंट हूँ जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी का, मेरा स्टडी ये कह रहा है कहीं ना कहीं हमें इसको इंटरसेप्ट या इंटरवीन करना था, जो हम नहीं कर पाए हैं इफेक्टिवली। ये है, ये नहीं कि भारत सरकार पूरा आंख बंद करके सरकार चला, ये नहीं है। हम किए हैं लेकिन इफेक्टिवली नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो आज के दिन में एक टर्न अराउंड हुआ है बांग्लादेश में, आसपास के और जो इमीडिएट नेबरहुड है, यहाँ पे भी हो सकता है। मालदीव्स तो होते होते बचा है अब, लेकिन मालदीव्स को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। आज के दिन में अगर कोई इमीडिएट नेबरहुड आपका पोलराइज हो रखा है, कंप्लीट रेडिकलाइज सोसाइटी है, ये है मालदीव्स। 5 लाख का पॉपुलेशन है। 5 लाख के अंदर आप कोई भी ग्रुप की बात करिए, इस्लाम की जो कोई ग्रुप है, आप अल कायदा की बात करिए, आईसिस की बात करिए, यहाँ पे ये हॉटबेड है। इनका ट्रेनिंग के लिए मदरसा है, पाकिस्तान जाते हैं। तो इसी तरह बांग्लादेश में आप जो ये मुद्दे उठाए हैं, ये बिल्कुल इनका कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक साधारण स्टेटमेंट नहीं है। ये साधारण स्टेटमेंट के पीछे बहुत बड़ा एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, आप कॉन्स्पिरेसी बोलिए, राइवलरी बोलिए, कुछ भी कहिए, वो राइवलरी चल रही है। राइवलरी किस किस के बीच में? ये यहीं पे थ्यूसिडाइड ट्रैप का मैं बार बार आपके चैनल और न्यूज एक्स में और बहुत सारे चैनल में बता रखा हूं। कोई भी एस्टैब्लिश्ड पावर या रूलिंग पावर कोई राइजिंग पावर को ऊपर चढ़ते हुए नहीं एक्सेप्ट करेगा कभी भी। पिछले 500 साल का रिसर्च बहुत सारे, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रिसर्च डॉक्यूमेंट में कर रखे हैं, प्रोफेसर आलिस साहब का। उनका कहते हैं कि 500 साल में 16 इंसिडेंट हुए हैं। 16 में से 12 इंसिडेंट में लड़ाई हुई है, टक्कर हुई है एक दूसरे के खिलाफ। अगर आमने सामने कन्फ्रंट नहीं हुई है तो आसपास के पड़ोस में हुआ है, पड़ोस में नहीं हुआ है तो इंटरनल अनरेस्ट हुआ है। जो सिविल वॉर की बात करते हैं, वही सबसे बड़ा चुनौती भारत के लिए, वही इंटरनल अनरेस्ट या सिविल वॉर का एक चुनौती है, जो बांग्लादेश एक केंद्र बिंदु बनते जा रहा है, जहां से बढ़ावा मिल सकता है। बैक टू यू प्लीज। बिल्कुल, मैं कर्नल सोढ़िया आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम जमात की बात कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी है, कट्टरपंथ की हम बात कर रहे हैं। खुले तौर पर हाथों में माइक लेके, लाउड स्पीकर लेके ये लोग वहाँ पर जगह जगह, खासतौर पर हिंदू इलाके हैं, वहाँ पर जाते हैं, घूम रहे हैं, धमका रहे हैं कि या तो शरिया कानून मान लो, हम तो कुरान का कानून लागू करेंगे, वरना मरने के लिए तैयार रहो, न तुम सेफ हो न तुम्हारी महिलाएं सेफ हैं। इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रोहित, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जिस देश ने भी अपने माइनॉरिटीज को खत्म करने की कोशिश की है, वो देश या तो छोटे देशों में टूट गया है
या टूटने के कगार पे आ गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी विश्व युद्ध हार गया तो उसने पूरा जिम्मेवारी हारने की यहूदियों पे या जूस पे डाली, और तब जूस जर्मनी में महज 1% आबादी के थे। जर्मनी ने पूरी कोशिश की यहूदियों को खत्म करने की, लेकिन यहूदी तो खत्म नहीं हुए, जर्मनी दो देशों में टूट गया। बाकी भी कई एग्जाम्पल हैं जो टूटने के कगार पे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। रोहित जी, आपका अंतरराष्ट्रीय चैनल है और खास करके ये बांग्लादेश में बहुत देखा जाता है। मैं बांग्लादेश के युवाओं से अनुरोध और आग्रह करूंगा कि आप एक किताब जरूर पढ़िए जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो गैरी बास ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ लिखा है किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में अत्याचार किया, जिसकी वजह से भारत को इंटरवीन करना पड़ा और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर आया। आज जो बांग्लादेशी युवा हैं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वहां से अपना ज्ञान लेते हैं, और जो वहां पे कट्टरपंथी लोग हैं उनकी वो बातों में आ गए हैं। हकीकत ये, जिस देश की सेना ने उन पे अत्याचार किया, आज बांग्लादेश उसी देश की तरफ जा रहा है। और एक और प्रसिद्ध कहावत है, जो लोग इतिहास को नहीं समझते, इतिहास दोबारा दोहराता है अपने आप को। अगर बांग्लादेश ने अभी भी अपने आप को नहीं संभाला, 1971 वाले हालात दोबारा आ जाएंगे, जब पाकिस्तान उसी तरह अत्याचार करेगा बांग्लादेश पे जैसे उसने 1971 में किया था। रोहित जी, बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि भारत ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा बांग्लादेश की मदद करते आया है, करते आएगा। वो जिन ताकतों में खेल रहा है वो बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में बहुत मुसीबत खड़ी करेंगे। बिल्कुल। स्वामी शैलेशानंद गिरी, जो बात अभी कही कर्नल सोढ़ी ने, मैं उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। क्या मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि जिस देश के वो अभी मुखिया बने बैठे हैं, उस देश की उत्पत्ति कैसे हुई थी? 1971 से पहले किस तरह के जुल्म पूर्वी पाकिस्तान पे हो रहे थे और तब जाकर फिर बांग्लादेश बना था। उस वक्त कितनी महिलाएं अत्याचारों का शिकार हुई थी, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन सब से गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर वही चीज बांग्लादेश में अब कर रहे हैं वहां पर। जी देखिए रोहित जी, ये स्पष्ट है कि सभ्यता और संस्कार की जो बातें होती है वो उन लोगों के मध्य में होती है जिनके डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है। ये जो बात चल रही है, हम उस विषय को देखें तो आप देखेंगे कि जिस समय पे बांग्लादेश आजाद हुआ था और मुजीबुर रहमान को वहां पे पदस्थ किया गया था, उस समय पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार को वहां का युवा जानता था। और आज के दौर में ये स्पष्ट है कि विश्व का कहीं का भी युवा हो, यदि सत्ताधीशों को ठंड लगती है तो उनको ईंधन की तरह, कोयलों की तरह जला करके वो अपनी गर्मी को प्राप्त करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि युवाओं को दिग्भ्रमित करके वहां पर सत्ता परिवर्तन की एक कवायद चली। वो सत्ता परिवर्तन तो हुआ, और आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले जब हमने कहा कि आप देखिएगा 72-74 घंटे या कुछ समय के अंदर ही यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहद बड़ा घटेगा, तो आपने देखा अरकान आर्मी ने आकर के उनके वहां पे कब्जा किया। तो एक बात ये समझिएगा कि जब तक हम अंतर सभ्यता के संघर्ष के दौर से विश्व गुजर रहा है, मैं फिर कहूंगा कि इंटर सिविलाइजेशन क्लैशेस से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बांग्लादेश जैसे छोटे देश जो हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्य करना होगा। भारत कहीं ना कहीं इसके अंदर पिछड़ रहा है। हम हर विषय के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देख सकते, हम हर विषय के लिए विश्व की शक्तियों की तरफ नहीं देख सकते। यह हमारा निजी मामला है, हमारे स्वयं का सांस्कृतिक मामला है, हमारी सभ्यता का मामला है। हमें शक्ति के साथ में कार्रवाई करना है। आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर यदि हम शक्ति की कार्रवाई करें और बांग्लादेश के प्रधान दिल्ली के अंदर हाथ पैर जोड़ते न नजर आए, तो फिर काहे का हमारा इतना बड़ा पावर बनने का कारण? हम स्वयं इतने सक्षम हैं, हम उदारता को कायरता में न बदलने दे। हमारी उदारता को विश्व सदैव से कायरता के रूप में लेता रहा है। अब सबसे सटीक समय है कि विश्व गुरु बनने की हम बातें कर रहे हैं, तो हम हाथ पांव के मेजरमेंट, सीने के मेजरमेंट पे न जाए, हमारे निर्णयों के मेजरमेंट पे जाए कि हम कितना व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाए। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा है उग्र राष्ट्रवाद, उग्र धर्मवाद, ये सिर्फ पूरे विश्व का लिए हमेशा से एक श्राप का कार्य करता रहा है। हम हमारे भारत के विषय में भी ऐसा नहीं कि मैं हिंदू संत हूं तो मैं हिंदू उग्रवाद के खिलाफ भी बोलता रहा हूं, अतिवाद के खिलाफ भी बोलता रहा हूं, किंतु
यदि किसी भी देश के अंदर किसी धर्म को लेकर के उग्रवाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, तो पूरे विश्व को चाहिए था कि उसके ऊपर निगाह दे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सनातन की वैभव को देखते हुए, सनातन के विस्तार को देखते हुए पूरा विश्व अचंभित है। इसलिए सनातन का साथ देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से एकदम से कोई नहीं आएगा, इसके लिए हमें ही कदम बढ़ाना होगा। तो भारत की ओर संपूर्ण विश्व तक रहा है, जैसा कि विवेकानंद ने कहा था कि संपूर्ण विश्व प्यासों की तरह अपनी ओर तक रहा है। एक चमत्कार यहाँ से निकलेगा और पूरे विश्व को सरोबार कर देगा। तो आज जो चमत्कार का समय है, आज नहीं तो कभी नहीं, ये विषय को जानना होगा और भारत को बड़ा सख्त अनुशासित रवैया अपनाना होगा। और ये जो नोबेल पुरस्कार के जो ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं मोहम्मद यूसुफ, इनको तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इन्होंने अपने साम दाम दंड भेद के आधार पे नोबेल पुरस्कार तो प्राप्त कर लिया, किंतु उसके पात्र नहीं थे। या तो ये पात्र नहीं थे, या तो नोबेल पुरस्कार की जो पैनल होती है डिसाइड करने वाली, वो उस पात्रता को नहीं स्वीकार की। तो दोनों के प्रश्न चिन्ह है। हमें देखना होगा कि हम किस आधार पर हम इस स्थिति को निपटते हैं, और उसके निपटने के लिए शक्ति की आवश्यकता बेहद ज्यादा है। इलियास जी, मतलब एक बहुत बेसिक चीज है, कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, वो सबसे पहले यही चाहेगा कि मेरे देश में सुख शांति रहे, जो भी पब्लिक मेरे देश में रह रही है वो अच्छे से रहे, सुख शांति से रहे, तो मेरा राष्ट्र, मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार जीते हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे उनको माना जाता है, कहते हैं कि बड़े बदलावों के लिए वो बांग्लादेश में मशहूर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर खुद बांग्लादेश में लोग सवाल उठाते हैं, तो उनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, या फिर ये सब कुछ वो दबाव में कर रहे हैं, या कैरेक्टर ही ऐसा है? देखिए, मैं 4-5 बातें मुख्तसर सी बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूं। सबसे पहली बात, तमाम देशों में और हर देश में शांति, उन्नति और सिक्योरिटी रहेगी तो वो देश तरक्की करेगा, वरना वो बर्बादी के कगार पर जाएगा, जैसा कर्नल साहब ने समझाया जी। दूसरी बात, शरिया कानून ज्यादा से ज्यादा लागू है पूरे 56 मुस्लिम मुल्कों में, तो सऊदी अरब में, अरब इमारात में, दुबई शारजा में, अबू धाबी में, कतर, बहरीन, कुवैत में, और यहां पर माइनॉरिटीज तमाम धर्म के, हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, सिक्योरिटी, शांति, उन्नति से रहकर अरबों खरबों कमा रहे हैं। बांग्लादेश में शरिया लॉ दूर दूर तक नहीं है, इसलिए परेशानी चल रही। तीसरी बात, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर हमारे पहले प्रवक्ता ने, हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा है, बिल्कुल सही है कि कहीं पर कोई तरक्की करना चाहता है तो उसको इंटरनल आग लगा देते बाज दूसरे कंट्रीज, या एक्सटर्नल आग लगा देते। इससे बचे रहना भारत को भी जरूरी है, बांग्लादेश को भी जरूरी है, पाकिस्तान, सब मुल्कों को, वरना तरक्की नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, जहां पर भी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्राइम रेट बढ़ता है, कहीं पर भी बेरोजगारी बढ़ती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में फेल हो जाती है, सिक्योरिटी नहीं कर पाती, जमीनें चले जाती है गवर्नमेंट के बॉर्डर्स की, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाकर ऐसी बर्बादी लाते हैं कि लोगों का ध्यान भटका रहे और लोग असल मुद्दों से भटककर सिर्फ आपस में लड़कर खत्म होते रहे। उसमें चंद उद्योगपतियों का फायदा होता, लेकिन पूरा देश बर्बाद होता। और आखिरी बात, जुल्म के साथ कोई हुकूमत नहीं चल सकती। हिस्ट्री इज विटनेस टू इट। आप देख लें, तारीख उठाकर, जुल्म जो भी करा ज्यादा दिन नहीं टिका। ये अल्लाह ताला का कानून है। 1971 में मेरे पिताजी मोहम्मद शरफुद्दीन मराठा रेजिमेंट से इंडियन आर्मी नायक थे और भारत के लिए खून पसीना लगाया था। इसलिए नहीं कि मासूम ना भारत में मरे, ना बांग्लादेश में मरे, ना पाकिस्तान में मरे, बल्कि सबकी हिफाजत हो, इसके लिए खून पसीना लगाया था। और कई हमारे फौजियों ने, आज बांग्लादेश उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बांग्लादेश को, मालदीव को, श्रीलंका को, भूटान को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए, जो चाइना की ग्रिप में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। जनरल सुधाकर, बांग्लादेश न सिर्फ अपने वहां रह रहे जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको परेशान कर रहा है, बल्कि ये चीज देखने में आई है पिछले कुछ वक्त में कि वो प्रोवोक कर रहा है, भारत विरोधी हरकतें कर रहा है जो बांग्लादेश है। अभी आप देखिए, पिछले 2-4-5 दिनों का डेटा अगर उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान ट्रेंड बांग्लादेशी आतंकी बॉर्डर्स पर पकड़े गए हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं वहां पर। तो क्या इसको उकसावे वाली हरकत नहीं मानी जाएगी? क्योंकि पिछले कई दिनों में इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं वहां से कि जेल से कैदियों को फरार करवा के एक नई आर्मी बनाई जा रही है। जमात अपनी एक नई आर्मी वहां पर जो वो तैयार कर रहा है, जो कि भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करे। तो ये तो सब प्रोवोक करने वाली है ना। मतलब एक तरफ तो आप अपने यहाँ जो चल रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोवोक, उसको अपनी औकात नहीं पता है क्या बांग्लादेश को, यूनुस को?
बिल्कुल रोहित, अच्छा सवाल आपने पूछा है। उसके जवाब में मैं सिर्फ मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ डायलेट करना चाह रहा हूँ जी चंद एक जी चीजों। जी प्लीज। इलियास साहब को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है। उसी की एक्सटेंशन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि यूनुस साहब अगर एक नोबेल लॉरियट है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं, क्या उनको जो जो सवाल आप पिछले नैरेटिव और जो पैनलिस्ट को जो सवाल पूछे हैं, क्या वो समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा। सवाल यहीं पे, उस सवाल के ऊपर ये सवाल आता है, क्या ये यूनुस साहब का सरकार है या उसके पीछे कोई है मेरुदंड जो उसको सपोर्ट दे रहा है? वही है मेरुदंड कौन है? डीप स्टेट अमेरिका। हमें ये समझना पड़ेगा। अकेला यूनुस साहब के पास इतना दम नहीं है, या जमायतों के पास जमायती पिछले कुछ सालों से वो ना के बराबर हो गए थे, लेकिन इतना मजबूती के साथ वो अभी बढ़ चढ़ के अभी जो फैल रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? ये सपोर्टिंग कौन है? चाहे आप ओबामा या आप क्लिंटन फाउंडेशन या आप जॉर्ज सोरोस का बात करिए, ये बहुत बड़ा एक साजिश है, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। बांग्लादेश में क्या जा रहा है? कारण क्या है? कारण ये है कि भारत के दो चीजें, भारत अब एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक ग्लोबल पावर है, और मैं चंद एक चीजों को मैं अभी थोड़ा सा डायलेट करूंगा। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक किताब है मनसून, इंडियन ओशन द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर, इसको लिखे हैं डॉक्टर रॉबर्ट कापलन। ये किताब का जो निचोड़ है, वो कहता है, किताब बहुत वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है, ये बहुत बढ़िया किताब है। उन्होंने ये क्या है, एक लाइन का सारांश में बता रहा हूं कि 21st सेंचुरी का कमर्शियल बास्केट जो है, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के चारों तरफ की जो एरिया है, वो बोल रहे सब कॉन्टिनेंट यहां पे ग्रेविटेट करेगा। आज के दिन में हिंदुस्तान का 21st सेंचुरी में 2024 का अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, 500 मिलियन 500 मिलियन पॉपुलेशन हमारा डेली $12 कम से कम खर्चा कर रहे हैं। चाइना में आज के दिन में करीब करीब 777 मिलियन है। 2030 तक चाइना एक 1000 मिलियन को पार कर जाएगा, 1 बिलियन को पार करेगा। हिंदुस्तान का बढ़ के 500 मिलियन से हो जाएगा 800 के करीब करीब हो जाएगा। 2035 तक हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। तो क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो मार्केट अवेलेबल है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ा जो मिर्च लग रही है, ये जो यूनुस साहब के पीछे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दूसरा है मल्टीपोलैरिटी। हिंदुस्तान ने ये जो दो मुद्दों को लेके अपना देश की जो तरक्की की जो रास्ता बना रहा है, ये इनको नापसंद है। नाउ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे व्यूअर्स को, कॉमन व्यूअर्स को समझने के लिए ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को पेट्रोल या गैस या ऑयल चाहिए था रशिया से, इतने सारे पाबंदी और रिस्ट्रिक्शन और बैन का थ्रेट, धमकी के बावजूद फिर भी हिंदुस्तान वहीं से खरीदते जा रहा है। ये दूसरी बात है, वहां से लाके रिफाइन कर रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं, अमेरिका को जा रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे, ये सुपर पावर की बात को आपने टक्कर लगा के, इसको इनकार करके आप अपना जो इच्छा और देश की जो इंटरेस्ट की बराबर मीट करने के लिए जो आपने डिसीजन लिया है, ये एक नापसंद की बराबर है, नंबर एक। नंबर दो, मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी का मीनिंग ये है कि हिंदुस्तान ये प्रोपोगेट करते जा रहा है कि भैया आप सुपर पावर अपने जगह पे हो। ये तो मान के चलिए, सुपर पावर इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर, इट इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर 21st सेंचुरी में। बहुत सारे सबूत है, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं ज्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे हिंदुस्तान कह रहा है कि हम एक देश ऐसा है, हमारा देश की इंटरेस्ट के लिए जो हम किसी को नाराजी नहीं करेंगे, जो देश से हमारा देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो फायदा हो सकता है, उसको हम उसके साथ दोस्ती बनाएंगे। तो वही हिंदुस्तान करते, चाहे रशिया की बात करिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करिए, या यूरोप में कोई भी देश की बात करिए। आज के दिन में कोई अगर देश है जिसका फॉरेन रिलेशनशिप सबसे बुनियादी चीजों से लेके बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म तक जो क्रेडिबिलिटी है, वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बराबर कोई देश नहीं है। ये तीन चीजों की वजह से, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलैरिटी, हम जो ये पूरा विश्व को बता दिए हैं, ग्लोबल साउथ को लेके चल रहे हैं हम। ग्लोबल साउथ कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, 135 137 देश
जिनमें से 125 देश तो 3 मीटिंग में ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं हिंदुस्तान का लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए। अफ्रीकन यूनियन 50 से ज्यादा उसके देश हैं, इनको मिला के हमने G20 के साथ में, ये एक देश है हिंदुस्तान जो आप वेस्टर्न अलायंसेस की ग्रुपिंग के साथ है और सदर्न जो ग्लोबल साउथ के जो अलायंसेस है उसके साथ है, चाहे एससीओ की बात करिए, चाहे आप ब्रिक्स की बात करिए, उनके साथ भी हिंदुस्तान है, या I2U2 या कोड की बात करिए, या G2 या G7, ये सारे ग्रुपिंग के साथ हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल एक ही चीज सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान का जो सिक्योरिटी की कॉस्ट है उसको रेजिंग द कॉस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो देश ध्यान दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की बात, इसके ऊपर हमारा ध्यान हट जाए। और लास्ट पॉइंट ये बताऊंगा आपके सवाल की जवाब में, चाहे वो कुछ भी कर ले, इसके दिन में हिंदुस्तान का एक स्टेचर ऐसा हो चुका है, कितने भी वो बाधा डालने की कोशिश करें, अपने पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी है इसको समझना निहायत आवश्यक है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी पिछले 20-25 साल में एफएटीएफ के नीचे आने के बाद, झटका लगने के बाद, डेट ट्रैप में फंसने के, बड़े मुश्किल से अभी उनका जीवन जापन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बदलाव दिया है। क्या दिया है कि स्लो फायर, आप अपना ध्यान ले लीजिए, जिया हक के टाइम में एक कॉन्सेप्ट निकाला था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उनको किसने, जुल्फिकर अली भुट्टो ने यूएन सिक्योरिटी असेंबली में 1965 को, जबकि ये उन्होंने स्पीच में बताया था कि हमें कुछ भी हो जाए हम हिंदुस्तान के साथ 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे और उसको हराएंगे। लेकिन मुसीबत ये है पाकिस्तान के लिए, पिछले कोई सारे कन्वेंशनल लड़ाई में वो जीत नहीं पाए हैं, तो इसलिए प्रॉक्सी वॉर को बिगिन किए हैं, और वो लड़ाई को सिर्फ अपने जमीन से नहीं करा रहे हैं, उसको हजारों मील तक दूर ले गए हैं। कनाडा जैसे देश अभी बांग्लादेश की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह वो फैलने की कोशिश करेंगे। आईएसआई बहुत एक केंद्र बिंदु, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, उसको सपोर्ट करने वाला है अमेरिका का डीप स्टेट है, चाहे CIA बोलिए या और कुछ बोलिए, और साथ ही हाथ में हाथ मिला के चाइना भी उनको सपोर्ट करते जा रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है बांग्लादेश में 38 बिलियन 27 प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो 2018 के मुताबिक, मेरे रिसर्च में IIT में लेक्चर देता हूं, उसमें 13.8 बिलियन का हिसाब किया था, कल परसों में हिसाब करके देखा, $22 बिलियन का उनका नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, गैस पाइपलाइन। सबसे बड़ी बात है चाइना का ध्यान बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में ये जो लिक्विड नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी, 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का जो रिजर्व है, यहां से वो पाइप बिछा के ले जा रहे हैं। ये जो राखीने वाले बात बता रहे हैं, चीन वाला प्रोविंस उनका है, इसके साथ साथ एक पाइप बिछा रहे हैं, वो कहां, शान प्रोविंस और ऊपर तक जा रहा है यूनान प्रोविंस की तरह, ताकि गैस सस्ता दाम में बांग्लादेश से आसानी से वो ले सकते हैं। और इसको उन्होंने सिक्योरिटी देने के लिए, सेफ्टी देने के लिए, ये सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है, अराकान आर्मी की बात बताइए, चीन आर्मी की बात बताइए, शान आर्मी की, जो भी आप कह रहे हैं, इन सबको दायित्व दे रखा है चाइना ने, और ये ताकमंदों के नीचे और उनके अम्ब्रेले में काम करें। बैक टू यू। ठीक कर्नल सोढी, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू तो हम कोशिश कर ही रहे हैं बांग्लादेश को लाइन पर लाने की या सही रास्ते पर लाने की, लेकिन इस बीच में लगातार ये मांग उठती रहती है, जैसे अभी आचार्य शैलेशानंद जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत है, थोड़ा चूड़ी कसने की जरूरत है। आप तो रहे हैं फौज में लंबे वक्त तक, कि चूड़ी कसी जा सकती है क्या, और हाँ तो कैसे? रोहित जी, चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उससे एक सबक सीख दुनिया ले सकती है कि उन्होंने तरक्की के लिए कई पैरामीटर्स अपनाए। उसमें से एक था कि उन्होंने धर्म को निजी अफेयर रखा, प्राइवेट अफेयर रखा, चार दीवारी के अंदर। कोई भी देश जो धर्म की लड़ाइयां कराता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बांग्लादेश को ये चीज याद रखनी चाहिए, वो जितनी भी कोशिश कर ले हिंदुओं को खत्म करने की, हिंदुओं पे अत्याचार करने की, उसका रिजल्ट एक यही होगा कि हिंदू तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन बांग्लादेश कमजोर होता जाएगा। जहां तक आपका प्रश्न है रोहित जी कि हमें क्या सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी तरह कुछ करना चाहिए, देखिए डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए 1971 में जब हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था, जो मैं किताब पहले मेंशन की, द ब्लड टेलीग्राम, गैरी बास की लिखी है, उसमें पाकिस्तानी सेना का प्रायोरिटी नंबर 1 खत्म करने का उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में
हिंदू थे और हिंदुओं पे पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया। तब यह फैसला लिया गया जब 25 मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ और हिंदुओं को दर्जनों के भाव मारा गया। तब मार्च के आखिरी हफ्ते में यानी कि महज हफ्ते के अंदर जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ, तब हमारी तब की सरकार ने फैसला किया। आईडीएसए की एक रिपोर्ट है जो कि के सुब्रमण्यम, जो कि तब आईडीएसए के डायरेक्टर थे, उन्होंने तब की सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि अब समय आ गया है हमें सैनिक कार्रवाई करने का। उसके बाद हम सारे जानते हैं कैसे सैनिक कार्रवाई हुई। भारत को, मैं आचार्य जी से बिल्कुल सहमत हूं, भारत को बांग्लादेश को एक आखिरी वार्निंग देनी चाहिए। अगर एक सीमित समय के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार नहीं खत्म हुआ बांग्लादेश में, तो भारत को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि हम सैनिक कार्रवाई करेंगे। 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, 2000 से ज्यादा वारदातें हो रखी हैं बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हम कब तक चुप बैठेंगे रोहित जी? अब समय आ गया है बांग्लादेश को एक डेफिनेट टाइमलाइन देने का। बिल्कुल, क्योंकि शैलेशानंद जी, अभी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। यूनुस कितना भी इनकार करते रहे, कितना भी झूठ बोलते रहे, लेकिन सच तो सामने आ ही रहा है। अभी 2 दिन पहले भी एक मंदिर पे अटैक किया गया और फिर एक जो संत हैं वहाँ पर, पुजारी तरुण चंद्र दास, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर यूनुस सामने आते हैं, कहते नहीं, ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, ये तो छोटी चोरी का मामला था, वो चोरी करने आए थे और हत्या करके चले गए। आप वहाँ बैठ के झूठ बोलते रहे हैं, आप सारा का सारा बातें, सारा का सारा डेटा झूठ बोल रहे हैं, झूठ उसको बता रहे हैं, और आप इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं, आपके झूठ पे भरोसा कर लें हम? क्यों सिर्फ हिंदू ही शिकार बनते हैं वहां पर? क्यों एक पुजारी जो कि मंदिर में बैठा हुआ पूजा पाठ कर रहा था, उसके मंदिर में घुस के दान पात्र लूट के उसको मार के चले जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो चोरी के पीछे की गई वारदात थी, इसमें इसका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, हम मान लें इसको आंख बंद करके? देखिए, स्पष्ट है रोहित जी, एक बात ये मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि ईरान का जो स्वरूप था पर्शिया का था, पर्शियन जो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया, वो विलुप्त होती हुई प्रजाति हो गई पारस का। वही स्थिति आप देखेंगे कि जो बाजार का विस्तारवाद हो या विस्तारवाद का बाजार हो, जो कि सुधाकर जी ने बहुत सटीक शब्दों में समझाया, बहुत व्यापकता से समझाया कि देखिएगा, विस्तारवाद का बाजार जो है वो चीन का है और बाजार का विस्तारवाद जो है वो अमेरिका का है। ये हमेशा से मानवता का अंत करता रहेगा। ब्रिटेन ने तो ये करा था कि वो बाजार बनाने के लिए अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनीज बनाता रहा, उन पे राज करता रहा। ये आधुनिक विश्व का नया स्वरूप है, जिसके अंदर मानवता का बड़ा विभक्त स्वरूप हम देखने के लिए बेबस हो रहे हैं। और ये मान करके चलिएगा कि बांग्लादेश जो है, जैसे कि पूर्व में कहा, वो इस स्थिति में आने वाला है कि जैसे श्रीलंका को कर्जे में दबाया गया, अन्य छोटे छोटे देशों को चीन के द्वारा कर्जे में दबाया गया। ये साहूकारी ब्याज का धंधा है, चाहे वो विस्तारवाद के जरिए हो, चाहे बाजारवाद के जरिए हो। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको जो भी धर्म आड़े आएगा, वो चाहे फूड चेन सिस्टम क्यों ना हो, उसके अंदर वो उनको नॉनवेज बना करके, बहुत सारे विषय हैं जिनके तहत उनका धर्म खत्म करेंगे। जो सत्य का पक्षधर होगा, जो व्यापकता का पक्षधर रहेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। लेकिन सवाल वही है ना कि आपको अपना जो करना है, दुकानदारी, लाला बनना है, दुकानदारी करनी है, बाजारवाद सब कीजिए। अरे भाई, एक आपकी हिंसा दिख रही है ना किसी एक धर्म के अगेंस्ट। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आपकी हिंसा दिखती है किसी एक धर्म के अगेंस्ट। चोरी होती है तो पुजारी मारा जाता है, मंदिर में अटैक होता है तो संत मारा जाता है, वहां पर जो घरों पे जिनके अटैक होते हैं वो हिंदू निकलते हैं, वहां पर फांसी पे लटकी हुई जो लाश मिल रही है महिलाओं की, वो हिंदू महिलाएं हो रही हैं। वो महिलाएं जिनकी साड़ी वहां पर खींची जा रही है, वो हिंदू महिलाएं हैं। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, वो हिंदू निकल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है रोहित जी। देखिएगा, एकमात्र धर्म है सनातन हिंदू धर्म, जो सबको समाने की बात करता है, सबको समाहित करने की बात करता है, सबके समावेश की बात करता है। तो इनको ये पचेगा नहीं। इनको एक कैसे पचेगा? क्योंकि इनका जो धर्म है वो सिखाता है कट्टरवाद, और हिंदू धर्म सिखाता है व्यापकवाद, सरलता, सहजता। तो इनको सहन नहीं होने का है। इनको सॉफ्ट टारगेट दिखेगा वही धर्म जो कि विश्व को एक करने का स्वरूप रखता है, विश्व शांति का एकमात्र मार्ग बन सकता है, वो सनातन धर्म है। तो इनको कैसे स्वीकार होगा? यदि विश्व के अंदर शांति आ गई तो वे आपस में नहीं लड़ेगा, तो इनका बाजार कहां से
डेवलप होगा? इनकी सत्ताएं कहां से डेवलप होंगी? इनका जो प्रभुत्व है कहां से डेवलप होगा? तो हिंदुत्व के खिलाफ ये वैश्विक एजेंडा है। जैसा कि सुधाकर जी ने कहा, सोढी जी ने कहा, ये स्पष्ट है कि हिंदुत्व को ये मानना पड़ेगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को अब संतुलित भाव से लेना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ शास्त्र की बातें करते रहे तो हम देखते जाएंगे कि हम अखंड भारत से सिर्फ भारत के ऊपर आ गए। अब हमें शस्त्र को भी संभालना पड़ेगा, पर्याप्त संतुलन के साथ में दंड और ज्ञान दोनों को साथ में रखना पड़ेगा, अन्यथा हमारे साथ यही होता आया है, यही होता रहेगा, इसको हमें स्वीकारना होगा। इलियास जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस्लाम तो इस्लाम है, आप भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। एक उदारवादी मुसलमान का इस्लाम और एक कट्टरपंथी का इस्लाम, इतना फर्क क्यों हो जाता है? आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी धर्म को लेकर कोई फर्क करते होंगे, लेकिन यूनुस और उनके कट्टरपंथी इतना फर्क क्यों कर रहे हैं? एक उदारवादी मुसलमान के इस्लाम में और एक कट्टरपंथी के इस्लाम में इतना अंतर क्यों आ जाता है, जबकि इस्लाम की शिक्षा दीक्षा तो एक ही होगी, एक ही बात सिखाता होगा सबको। देखिए, इसके ऊपर और दूसरी बातों पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले, इस्लाम को अगर सही फॉलो करे तो मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राउनी और कई जगह पर और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट लागू भी कर रहे हैं। और वहां हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी भी बहुत आराम से रह के अरबों खरबों कमा रहे हैं। फलस्तीन में भी जब तक मुसलमानों का शासन था 400 साल तक उस्मानियन खिलाफत, और उससे पहले 800 साल तक दूसरे खलीफा, तो यहूदी से ईसाई बहुत आराम से थे। जैसा ही वहां से कुछ हटकर गड़बड़ कराना रहता है तो इसमें डिक्लाइनिंग सुपर पावर, जैसा कि पहले प्रवक्ता हमारे डिफेंस से उन्होंने कहा, अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर, $50 ट्रिलियन के लोन में आ गया। अब इधर उधर आग लगा के हथियार बेच के अपना सर्वाइवल करने की चक्कर में है, देशों को तबाह कर रहा है। दूसरी बात, डिफेंस, डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये तीन चीजें भारत कने हैं, चाइना कने हैं, और इसका इस्तेमाल करके दोनों तेजी से इकोनॉमिक लेवल पर और दुनिया में इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस के लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कॉलोनियल पावर्स, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो किसी तरीके से बाहर से उचकाकर या अंदर से आग लगाकर बाहर ग्राउंड में लाकर तबाही मचाने के लिए जंगों में झोंकने का प्लान चल रहा है। चाइना ये स्ट्रेटेजी समझ गया अमेरिका की साउथ चाइना सी के अंदर, तो उसने आग लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अफ्रीका और बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों को पैसा और डेवलपमेंट के नाम पर अपने अंदर कैप्चर कर लिया। ब्रिक्स में भारत के साथ मिलकर 100 से ज्यादा देशों को ग्रिप में ले रहा है। यह चीज अमेरिका और यूरोप को बड़ी खल रही है। दो आखिरी बातें। पहली बात कि इस्लामिक धर्म के बारे में कुरान और हदीस से फॉलो करेंगे तो एक मासूम को भी हाथ नहीं लगाएंगे। पॉलिटिकल लेवल पर अगर इस्लाम का मिसयूज करेंगे, जैसा हमारे भारत में भी धर्म का मिसयूज होकर मारे जा रहे हैं, कई जगह पर माइनॉरिटीज लिंचिंग हो रही है, धर्मस्थलों पर हमला किया जा रहा है, वैसा ही अगर दूसरे मुल्कों में होगा तो ये तबाही लाएगा, बर्बादी लेकर आएगा। वक्त की जरूरत है। डिफेंस, डेमोग्राफी एंड डिमांड पे तवज्जो रखें। हरगिज भी बांग्लादेश में शस्त्र के साथ इन्वॉल्व ना हो भारत, वरना अमेरिका। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं इलियास जी, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो इस्लाम के नाम पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यूनुस और उनके कट्टरपंथी दोस्त, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए क्या जगह है इस्लाम में? मैं वही बता रहा हूं। सऊदी अरब में मक्का मदीना के स्कॉलर्स कहते हैं इस्लाम के नाम पर मासूमों का कत्ल करोगे तो ये खुला आतंकवाद, दहशतगर्दी है। कोई दूसरे धर्म के नाम पर भी मासूमों की हत्या करोगे तो ये आतंकवाद और दहशतगर्दी है। इससे इस्लाम बिल्कुल बरी है। जो भी करे, किसी भी धर्म का आतंकवादी हो, आईसिस का हो या कोई दूसरी संस्थाओं का, इस्लाम उसे सजा देने का हुक्म देता है और सऊदी में उसे सख्त सजाएं दी जाती है। ठीक है। जर्मनी के अंदर जिस बंदे ने गाड़ी चढ़ाकर मासूमों को मारा, उसके बारे में सऊदी अरब 10 साल से जर्मनी को कह रहा है ये आतंकवादी है, इन्हें अपोस्टेट है, मुर्तद है, इसको हमारे हवाले करो। नहीं सुना जर्मनी, इतना बड़ा नुकसान उठाया। ऐसे ही दूसरे मुल्कों में भी नजर रखनी चाहिए। कहीं पर भी
इस्लाम के नाम पर या दूसरे धर्मों के नाम पर मासूमों के कत्ल ना हो, लिंचिंग ना हो, वरना बर्बादी आना, टुकड़े होना लाजिम है, जैसा कॉलोनल ने हमें बताया। ठीक है, यानी कि जनरल सुधाकर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस का जो एक्ट है, उनकी कट्टरपंथी सरकार का, उनके कट्टरपंथी दोस्तों का जो एक्ट है, वो एक आतंकवाद भरा एक्ट है और वो खुद भी उसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अराकान आर्मी 30,000 की है, मुट्ठी भर अराकान आर्मी, उसने नाक में दम किया हुआ है मोहम्मद यूनुस की, कब्जा कर लिए हैं कितने इलाके, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है मोहम्मद यूनुस को, और आंख दिखा रहे हैं भारत को, वहां 30,000 तुमसे संभाले नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, मैं जवाब में क्या, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न समझ सकता हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग के अंदर वही सवाल है कि इसके उत्तर क्या है। क्या हिंदुस्तान को लड़ाई के जरिए से बांग्लादेश को एक सबक सिखाए, या हाइब्रिड, या जैसे वो बोलते हैं ना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, उसके जरिए से उसके पूरा दाना पानी बंद करे, उसको सीज करे, या डिप्लोमेसी डायलॉग के जरिए से करे। रास्ता क्या है? हम अभी ये 21st सेंचुरी में है, जो भी ये गेम कर रहा है। आप देखिए, आपका ध्यान ले लीजिए पाकिस्तान की तरफ, वही तालिबान, वही मुजाहिद यूएसए सुपर पावर इस्तेमाल किया था रशिया के खिलाफ, वही मुजाहिद ओसामा बिन लादेन 9/11, वही तालिबान जिसको इमरान खान ने भेजा था अफगानिस्तान, वही तालिबान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मैं कोई चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे बता रखा हूं, इमरान खान जो कर रहा है, जिस दिन हो रहा था ये 31 अगस्त 2021 को हो रहा था, उसी दिन रिपब्लिक चैनल में बताया था कि 6 महीना नहीं, 3 महीने के अंदर वही तालिबान वापिस आके थप्पड़ मारेंगे इमरान खान का। देख लो क्या हो रहा है। ये वही सबक है बांग्लादेश में, जो इस किस्म की नौटंकी कर रहे हैं, इन्हीं के मुंह में ये जो 21st सेंचुरी का डायनामिक्स देखिए, कोई चीज परमानेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय का जो रिलेशनशिप संबंध है वो नॉन परमानेंट, एक टेम्पररी होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं। जो आज बांग्लादेश में देख रहे हो वही चीज, डोंट बी सरप्राइज टू सी एनीवेयर इन यूएसए या यूरोप, और कहीं धमाका होगा। सीरिया, जो आपने, किसी को पता था सीरिया में इस तरफ पूरा एकदम सिचुएशन बदल जाएगा 24 घंटे के अंदर? किसी को नहीं पता था। सबका ध्यान वही हमास, वही हुतीज और हिजबुल्लाह की तरफ था। अचानक हो गया। वही बांग्लादेश जो देख रहे हो, मेरे मन में सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल होने के नाते चंद एक पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला है, मैं 2 मुद्दों का हाईलाइट करना। नंबर 1, हिंदुस्तान के लिए वल्नरेबिलिटी क्या है, चिकन स्नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर? क्या आज के दिन में हिंदुस्तान तैयार है? मेरे पास जो मेरा स्टडी कह रहा है, ये डोकलम से और बांग्लादेश की तरफ से ऐसा वो एक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू करेंगे जिसको आप काबू नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आज ही कुछ पकड़े गए हैं टेररिज्म एक्टिविटी या स्पॉन्सर कर रहे हैं वह करीमगंज या कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। इस जो नेटवर्क, जो मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल सिर्फ करीमगंज में नहीं है, ये पूरा भरे हुए हैं। वह वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल की तरफ भरे हुए हैं पूरा एकदम। आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहीं पे ब्लॉक हो सकता है। तो बात क्या कहना चाह रहा हूं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेफ और सिक्योर करने के लिए उसके जो शोल्डर्स है, शोल्डर एक भूटान की तरफ है जामपेरी रिज, शोल्डर एक नेपाल की तरफ है, शोल्डर एक बांग्लादेश की तरफ है। अगर यूएसए और कनाडा और यूएसए और मेक्सिको अपना बॉर्डर डिस्प्यूट, मेक्सिको का उदाहरण लीजिए, कोई 100-200 साल पहले मेक्सिको से साथ उन्होंने एग्रीमेंट करके $10 मिलियन पेमेंट करके जो उनका डिस्प्यूटेड एरिया था उसको अमेरिका ने खरीद लिया था। इसी तरह कनाडा के साथ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा शोल्डर्स को अगर सिक्योर कर लेंगे तो काफी हद तक जो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। हिंदुस्तान ये शोल्डर्स को क्यों नहीं नेगोशिएट करके क्यों नहीं खरीद सकता है? अगर खरीदना मुश्किल हो रहा है, भूटान के साथ हमारा स्पेशल एग्रीमेंट है, हम जामपेरी रिज में जाके क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्यों आजकल हिंदुस्तान के जो सिटीजन है उसको बात करने के लिए इनकार किया जाता है? जामपेरी रिज सेंसिटिव। अरे सेंसिटिव क्या है, जब आके बैठेंगे आपके पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रास्ता जब अटक देंगे तब जाके आप जाके मुंह खोलोगे। अभी ये टाइम एक्शन लेने का बाकी रह गया। बांग्लादेश के अंदर 21st सेंचुरी में मैं ये कहूंगा, कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट ऑपरेशन के लिए काइनेटिक ऑपरेशंस का मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन मेरे ख्याल से
जैसे हम अभी इधर चर्चा कर रहे हैं, हमसे और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जो लीडरशिप में अभी डिस्पेंसेशन में है, कुछ ना कुछ सोच विचार करके, सलाह मशवरा करके, कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी। मैं खुद ट्रैक 2 में हूँ, 2-3 ट्रैक 2 में ऑलरेडी हूँ स्ट्रेटेजिक नेबरहुड के साथ। मुझे मालूम है कैसा एक्शन होता है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई जाके यूनिस के साथ मीडिया ग्लेयर में नहीं, ये 1-on-1 होना चाहिए, उनको चेतावनी देना चाहिए, यूनुस साहब जग जाओ। और लास्ट पॉइंट यहीं पे कहना चाहता हूं, रेड लाइन। भूटान के साथ जो भी कुछ हुआ 2017 को, मैं खुद ही डील कर रहा था। 2013 को और 14 को मैं खुद ही रेकी करके रेड लाइंस पहचान के, मैं अपने सीनियर को आके, जब ब्रिगेडियर आके बताया था प्रेजेंटेशन में कि सर पानी नाक के ऊपर आ गया है, इसके आगे अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर चला जाएगा, आप यहीं पे कदम गाड़ लो, इसके आगे उनको जाने मत दो। 2017 में जो आपने देखा, ये 2013 से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। तो इसी के साथ मैं सिर्फ सुझाव एक देना चाहता हूं रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से। भारत सरकार 75-76 साल 77 साल होने जा रहा है, अभी हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, काउंटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये नई किस्म की वॉरफेयर जो है, काइनेटिक वॉरफेयर बहुत कम होगा। ये ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन पे आके आपको क्या लॉइटरिंग एम्युनिशन से फायर करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से आ रहा है। कल जैसे रशिया का वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक स्काई स्क्रैपर के ऊपर हुआ है 9/11 टाइम, इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हमें उसके लिए प्रस्तुति होना निहायत ही आवश्यक है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी होना, साई वॉरफेयर एक वर्टिकल बनाना जरूरी है। एक मिनिस्टर की आवश्यक है, एक क्वालिफाइड पीपल होना चाहिए जिसके अंदर, अभी बहुत कुछ हुआ है हमें पता नहीं है और उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारे जो रियलिस्टिक इनपुट है नहीं है। अगर हो गया है बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो हमें ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या मालदीव्स हो, हर देश का, जैसे भारत का चिकन नेक है, हर देश का एक वल्नरेबिलिटी होता है। हमें ये वल्नरेबिलिटी का मैट्रिक्स बनाना चाहिए। पाकिस्तान का वल्नरेबिलिटी ना केवल बलूचिस्तान है, उसके खैबर पख्तूनख्वा भी है, उसका सिंधुस्तान भी है, उसका जम्मू एंड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, ये हर जगह। और अभी वो रास्ता बहुत बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका शुरू हुआ है। लेकिन इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए QPQ एक फौजी सिखलाई होता है, क्विड प्रो का एक मैप या मैट्रिक्स बनाना जरूरी है। अगर वो ये करेंगे तो हिंदुस्तान ये करेगा। हमारा एक जवान या एक सिविलियन मरता है, हम 10 सिविलियन को मारेंगे उधर, या 10 जवानों को मारेंगे पाकिस्तान। इस किस्म की एक स्ट्रेटेजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होना, चाहे साइबर की बात करिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करिए या काइनेटिक की बात करिए, ये 21st सेंचुरी का लड़ाई एक अलग रूप रंग के साथ उसको अपनाना निहायत आवश्यक है, ताकि ये छोटा सा देश दांत और आंख ना दिखाए आने वाले समय में। बैक टू रोहित जी। ठीक है कर्नल सोढ़ी, हमने एक चीज देखी है, जहां जहां ये कट्टरपंथ रहा है वहां वहां वो राष्ट्र बर्बाद हुआ। क्या बांग्लादेश भी बर्बादी के कगार पर है? बांग्लादेश ये नहीं देख रहा कि आज जिसके कंधे पे हाथ रख के वो घूम रहा है, मैं पाकिस्तान की जिक्र कर रहा हूँ, वहां पर किस तरह के हालात हैं, कितना अरबों खरबों के कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। कहते हैं कि पाकिस्तान का हर आदमी 3 लाख रुपए का कर्जदार है। जब देखिए कटोरा लेकर इधर उधर घूमता रहता है। तो जो भी कट्टरपंथी मुल्क हैं, जहां पर कट्टरपंथी ताकतें हावी रही हैं, उसका हाल ऐसा ही हुआ है। एक नहीं, दर्जनों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। रोहित जी बिल्कुल, आज बांग्लादेश में जो सत्ता में है वो सिर्फ सत्ता की भूख में एक ही चीज देख रहे हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें सत्ता मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी। लेकिन इस पूरे खेल में वो अपने देश को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज और याद रखिए रोहित जी, जैसे जनरल सुधाकर जी ने बिल्कुल सही बताया कि ये जो हम धर्म की लड़ाइयां देख रहे हैं बांग्लादेश में, ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। जो असली खेल है वो असली खेल है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा करने का। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें एज अ देश, हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। हर देशवासी को पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन क्या हैं। जैसे जनरल साहब ने सही बताया कि 75-76 साल हो गए हमें अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं पता हमारे दुश्मन क्या है, हमारे नेशनल स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए रोहित जी, लड़ाई लड़ना सिर्फ सेना का फर्ज नहीं है, सेना का ड्यूटी नहीं है। लड़ाई होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसमें आम नागरिक, जिसमें कॉर्पोरेट हाउस, जिसमें सारे मंत्रालय सेना के साथ लड़ते हैं अपने अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में। हमें बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ धर्म की लड़ाइयों पे नहीं फोकस रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गेम है।
अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमें एक फर्म फुटिंग पे, एक तीव्र गति से हमें अपनी सैनिक तैयारी करनी चाहिए। बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम देना चाहिए। अगर इस तारीख तक हिंदुओं पे अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे जो हम एज अ नेशन फील करते हैं। 4 महीने से ज्यादा हो गया रोहित जी, बयान प्रति बयान आ रहे हैं, वो दौरे हो रहे हैं, ये बातचीत हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, कई सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन 4 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है जब हम अपने हिंदू भाइयों को वहां मरते हुए देख रहे हैं, अत्याचार होते हुए देख रहे हैं। और जैसे जनरल साहब ने भी सही बताया, ये जो पूरा धर्म की आड़ में मुद्दा है, वो ये धर्म की आड़ का मुद्दा छोटा है, बड़ा है, सामरिक मुद्दा। हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, बांग्लादेश को अल्टीमेटम देना चाहिए, अन्यथा हमारे लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप साथ में जुड़े जनरल सुधाकर, कर्नल सोढ़ी, शैलेशानंद जी और इलियास शराफुद्दीन साहब, आप सब जुड़े साथ में और चर्चा की इस पर, इसके लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं। कट्टरपंथ से किसी का भला नहीं होने वाला। अभी शायद उनको कोई फौरी तौर पर फ़ायदा ज़रूर दिख रहा होगा कि मेरी कुर्सी अभी मुझे मिली है तो कुर्सी मेरी बच जाएगी जब मैं इन जमातियों का साथ दूंगा, जमात इस्लामी का, ऐसे कट्टरपंथियों का मैं साथ दूंगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं।